Hello children, in this video we are going to discuss the life cycle of HIV. HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस है। ये मैंने आपको जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था लास्ट वाला, उसमें बता दिया था कि एड्स जो है वो डिजीज है। इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मेजर रीजन इसका जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही होता है, इसलिए हम इसे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कह सकते हैं। और जो वायरस है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सो ये क्या करती है, डिजीज का नाम है एड्स और वायरस का नाम है HIV। ये सारा कुछ आपको पिछले वीडियो से पता है, बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा यहां डिस्कस करेंगे। ये जो वायरस है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्योंकि इसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, उसको कमजोर बना देता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इससे होने वाली डिजीज का क्या नाम है? डिजीज का नाम है एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो इस बीमारी को नाम दिया गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो इसे सिंड्रोम क्यों कहा गया, ये एक क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन बनता है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे तरह की बीमारियां एक साथ इकट्ठी होकर हमारी बॉडी पे हमला करें तो वो सिंड्रोम कहलाता है। तो एक्चुअली जब HIV इन्फेक्टेड होता है पर्सन, तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट घटने लगती है और फिर इवेंचुअली वो खत्म हो जाती है। तो इसी के कारण इसे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा गया, क्योंकि घटती इम्यूनिटी के साथ जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉर्मल इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी भी खो देती है। तो जो पर्सन HIV इन्फेक्टेड है उसकी बॉडी में सिर्फ HIV ही नहीं और भी कई तरह की बीमारियां अपना घर बना लेती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाती हैं और इम्यूनिटी घट गई होती है। सो इसी वायरस की, HIV वायरस की लाइफ साइकिल हम ह्यूमन बॉडी में डिस्कस करेंगे, जो कि CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने HIV का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो पहले वो वीडियो देखने के बाद इसे देखें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये HIV का वायरस है। हमने स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि HIV के वायरस के आउटर एनवलप, जो ये ब्लैक कलर का सर्कल दिख रहा है, ये लगभग सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है HIV का। तो ये जो आउटर एनवलप है ब्लैक कलर का, इस पे जो ग्रीन कलर के नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो है यहां पर प्रोटीन्स हैं, है ना। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड 41 दो तरह के मेन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है वायरस का, ये क्या करता है, ये ह्यूमन की होस्ट सेल है, या ह्यूमन की सेल है जो इसके लिए होस्ट होगी। होस्ट कौन होता है? जिसको कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, जिसमें अपना घर बनाता है, उसे होस्ट कहते हैं। तो ये अनवांटेड गेस्ट है HIV हमारी बॉडी में। सो ये कहाँ आ रहे हैं? ये बड़ी सी जो आपको सेल दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, ये वाली, ये ह्यूमन सेल है। तो जो HIV के वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, वो होस्ट सेल की CD4 प्रोटीन से आके कांटेक्ट करता है। सो ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये CD4 सेल्स हैं, ये CD4 प्रोटीन है हमारी बॉडी का, जिस पर आकर ये अटैच होता है। किस स्ट्रक्चर के थ्रू? उस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120। जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर का हेड है वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। तो उसको लेकर के CD4 प्रोटीन से बाइंड करता है। और ये CD4 प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? हेल्पर टी सेल्स में, हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स में। बेसिकली अब ये दोनों कनेक्ट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 प्रोटीन ऑफ हेल्पर टी सेल। अब ये जो दोनों कांटेक्ट करते हैं, तो ये पहली स्टेप बाइंडिंग कहलाती। बाइंड करना माने जुड़ना। तो वायरस आके ह्यूमन बॉडी की सेल में जुड़ गया, तो फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग। बाइंडिंग कर लेने के बाद
ये क्या करेगा, फ्यूज कर लेगा ह्यूमन बॉडी से, होस्ट सेल से फ्यूजन हो जाएगा और इस फ्यूजन में क्या होगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट बॉडी के अंदर छोड़ देता है। सो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये जो पिंक कलर के आपको स्पाइरल्स दिख रहे हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और ये 2 है, ठीक है, 2 आरएनए एक वायरस में होते हैं। तो ये फ्यूजन की स्टेप यहाँ कंप्लीट हो गई, आपका वायरस जो है वो होस्ट सेल में फ्यूज हो चुका है, चिपक चुका है और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट की बॉडी में, होस्ट की सेल में छोड़ दिया है, इंजेक्ट कर दिया है। अब तीसरी स्टेप जो है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहां से मेन काम शुरू होता है। अब वायरस का जो आरएनए था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो ये आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में। सो आरएनए इट गेट्स रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल डीएनए बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ये प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और इसमें जो एंजाइम लगता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये होती है तीसरी स्टेप होस्ट बॉडी के अंदर। अब ये जो डीएनए बन चुका है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे वायरल डीएनए कहते हैं। ये वायरल डीएनए अब जो है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और होस्ट सेल की न्यूक्लियस में जाके, देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये होस्ट सेल का डीएनए है और ये जो पिंक वाला दिख रहा है वो ये वायरल डीएनए है। ये इंटीग्रेट कर लेता है, ये जुड़ जाता है होस्ट सेल के डीएनए से और इसी को 4th स्टेप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन स्टेप। इंटीग्रेशन स्टेप में क्या हुआ, होस्ट सेल का डीएनए जो होस्ट के न्यूक्लियस में है वो जुड़ जाएगा वायरस के डीएनए से, जो कि वायरल डीएनए है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना था ये 3rd स्टेप में। सो ये इंटीग्रेट हो गया होस्ट सेल के न्यूक्लियस में होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब ये प्रोवायरस कहलाएगा। जब ये हमारे होस्ट सेल की वायरस से इंटीग्रेट कर लेगा तो ये प्रोवायरस कहलाएगा। अब ये प्रोवायरस स्टेट में ये जो है कंटिन्यू करता है, बहुत सारा पार्टिकल्स बनाते हैं, बहुत सारे कॉपीज बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर से जो है ये न्यूक्लियस से बाहर आकर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, डीएनए से वापस आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब था आरएनए से डीएनए बन रहा था। सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिर से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो ये डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आरएनए में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आरएनए जो है ये फिर से जो है क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से होस्ट सेल का थोड़ा सा पार्ट ले करके एक बड बना लेंगे, जिसे बडिंग स्टेज कहते हैं, और उसके बाद ये उस होस्ट सेल को फाड़ कर, तोड़कर, उसकी लेयर को तोड़कर बाहर निकल आएंगे और ऐसे बहुत सारे हेल्दी वायरसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने आजू बाजू जो है एनवेलप डेवलप करके। तो ये जो है पूरे के पूरे 6 स्टेप्स पार करके, पहली स्टेप कौन सी थी, बाइंडिंग, दूसरी फ्यूजन, तीसरी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चौथी इंटीग्रेशन, 5वीं ट्रांसक्रिप्शन और 6वीं बडिंग। और इसके बाद आपको मिलेंगे न्यू वायरसेस जो कि अब और ज्यादा सेल्स में घुसने के लिए और ज्यादा हेल्पर सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हैं। तो ये 6 स्टेप्स पार करके जो है HIV का एक वायरस ह्यूमन बॉडी में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और इससे ऐसे बहुत सारे वायरसेस नए नए जनरेट कर लेता है जो कि अब और इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इफ वी डिस्कस द लाइफ साइकिल थ्योरेटिकली, तो वायरस जो है एंटर करता है मैक्रोफेजेस में आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये बॉडी में एंटर कर जाएगा। फिर जो आरएनए है, किसका आरएनए, वायरस में आरएनए है, HIV का जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, इट विल रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी मैंने आपको डायग्राम दिखाकर समझा दिया था कि जो है HIV का आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल, न्यूक्लियस में जाके होस्ट के डीएनए से इनकॉर्पोरेट करेगा और उसके बाद फिर सेल को और मैसेज देगा कि बहुत सारे नए वायरसेस जनरेट होंगे और या नए बहुत सारे वायरसेस जनरेट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया। नाउ मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी और बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स बनते चले जाएंगे।
इन वायरसेस का काम क्या है? ये नई नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, यानी टीएच सेल्स, जिन्हें हम हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं, ब्लड में होती हैं, उनको जो है कंटिन्यू वहां रेप्लिकेशन करेंगे और बहुत सारे वायरल प्रोजेनीज बना लेंगे। यानी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, हर बार कुछ समय के बाद नए हेल्पर सेल्स को ये किल करते चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वायरस इंक्रीज हो रहा है और हेल्पर सेल्स का नंबर डिक्रीज होता जाएगा टाइम टू टाइम। सो द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस, मैंने बता दिया है। और इसी के कारण पर्सन का इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स का काम मैं अभी आपको बताऊंगी कि हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्शन होने के कारण हमें क्या नुकसान हो रहा है। सो एज द नंबर ऑफ टी सेल्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होता जाता है, इम्यूनिटी भी घटती चली जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 और 7। जिसे अगर हमने समझ लिया तो हमें ये समझ आ जाएगा कि क्यों जो है हेल्पर टी सेल्स का नंबर घटने से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और बीमारी की इंटेंसिटी बॉडी में बढ़ती जाती है। सो नंबर ऑफ टी सेल्स डिक्रीज होता है, इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत इतनी कम हो जाती है कि वो कई छोटी छोटे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के अगेंस्ट भी एक्शन नहीं दिखा पाता और वो भी उसे बीमार करने लगते हैं। एक्चुअली ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं जिनको जो है वायरस इफेक्ट कर रहा है, इन हेल्पर टी सेल्स का नाम हेल्पर टी सेल्स क्यों है? ये जरूर कहीं ना कहीं हेल्प करती होंगी। तो डेफिनेटली ये क्या करती हैं, ये बी सेल्स को हमारी बॉडी में एक्टिवेट करती हैं। बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं। हेल्पर टी सेल्स मैसेज देती हैं बी सेल्स को, जिन्हें हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और इसके बाद ये बी लिम्फोसाइट्स को जब मैसेज करती हैं तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज ही जो है हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। पर एक्चुअली बीमारी में हो क्या रहा है कि ये हेल्पर टी सेल्स पर ही आकर अटैच होते हैं, CD4 प्रोटीन पर। तो जब ये हेल्पर टी सेल्स को जो है खत्म करते जाएंगे, हेल्पर टी सेल्स को ये इन्फेक्ट करते जाएंगे, तो जिसके कारण जो होस्ट सेल है उसकी जो हेल्पर टी सेल है वो क्या होती जाएगी, रप्चर होने लगेगी। इसीलिए टी सेल्स भी रप्चर हो जाएंगी। तो जब होस्ट सेल रप्चर हो गई, टी सेल रप्चर हो गई, तो बी सेल्स को मैसेज देने वाला कोई नहीं बचा। बी सेल को एक्टिवेट करती थी हेल्पर टी सेल, वो तो रप्चर हो गई है, तो बी सेल को मैसेज नहीं मिलता एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो जैसे जैसे वायरस का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हेल्पर टी सेल्स में की क्वांटिटी घटती जाती है। इसीलिए बॉडी की एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी भी वक्त के साथ घटती जाती है। इसीलिए एड्स में जैसे जैसे बीमारी पुरानी होती जाती है, इंसान की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी और कम होती चली जाती है, जिसके कारण इवेंचुअली वो सिर्फ एड्स नहीं और भी कई बीमारियों से इन्फेक्टेड हो जाता है। और कई बार इंसान एड्स की वजह से नहीं मरता, बल्कि वो एड्स के साथ मरता है दूसरी बीमारियों से। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV in detail. I hope it was clear to you. Thank you for watching.